नमस्कार, मेरा नाम नरेंद्र कौर है और मैं सुरताज फाउंडेशन के फाउंडर। आज फिर आपके साथ एक नई कहानी के साथ आई हूँ, पीड़ा से प्रेरणा तक की कहानी में, जिसमें मेरे साथ जुड़ी हैं दिव्या जी। नमस्कार दिव्या जी। नमस्कार। और दिव्या जी का बेटा है पर्व। हाँ जी। पर्व को है माइल्ड ऑटिज़म। तो हम इनसे जानते हैं इनकी जर्नी के बारे में और पर्व की जर्नी के बारे में कि कैसे इनको पता चला, किस तरीके की ज़िंदगी ये जी रही हैं अब और क्या क्या तकलीफ़ों का सामना करती हैं और किस तरीके से संघर्ष ये डेली बेसिस पे करती हैं। तो दिव्या जी, आप अपने बारे में बताइए कि आपकी ज़िंदगी में इतना बड़ा पड़ाव आया और आपकी लाइफ पहले कैसे चल रही थी? देखो, पहले तो नॉर्मली था सब कुछ, मतलब शादी से पहले तो सभी ओके होता है, बट आफ्टर मैरिज भी थिंग्स आर ओके। मैंने एक्चुअली कंसीव जल्दी कर लिया था। मेरी अप्रैल में शादी हुई थी 2019 में एंड आई गॉट प्रेग्नेंट इन जुलाई 2019। दैट वाज अनप्लान्ड। तो हो गया था, तो नहीं पता था एंड वी वर एट अ स्टेज कि कुछ हो भी नहीं सकता था। वी हैव टू एक्सेप्ट द चाइल्ड। I am happy, but somehow my in-laws are not happy because बहुत जल्दी था। But that was not the reason। उनको तो तब पता भी नहीं था कि बच्चे के साथ ये प्रॉब्लम होगी। बट एक वैसी मतलब circumstances was not good। in-laws भी इतने अच्छे नहीं थे, सपोर्टिव नहीं थे। और जब भी मैं किसी डॉक्टर से भी इस चीज़ के बारे में डिस्कस करती हूँ तो मुझे यही बोलते हैं कि ये जो ऑटिज़म है या कोई भी प्रॉब्लम है वो आपकी प्रेगनेंसी से ही शुरू होती है। बिकॉज इफ़ यू आर अंडर स्ट्रेस और इफ़ द एनवायरनमेंट इज़ नॉट गुड, आपको हेल्दी नेचर नहीं मिलता या हेल्दी फूड नहीं मिलता, तो ये प्रॉब्लम कहीं ना कहीं आती है। और वो चीज़ें मैंने फेस करी हैं विद माई इन लॉज। सो दैट इज़ दी ओनली रीज़न कि बेटा भी मेरा मतलब ऑटिस्टिक था। तो वो जब पैदा हुआ तो मतलब हर चीज़ उसकी डिले ही होती गई। जैसे लेट बोलना, लेट सीखना, लेट बैठना, गर्दन जो हम बोलते हैं बच्चे की टिक जाती है आफ्टर 6 मंथ्स और 5 और 6 मंथ्स, बट उसने 8-9 मंथ्स में जाकर वो हुई। फिर उसके बाद जब एक्चुअली वो पैदा हुआ था तब उसको जॉन्डिस भी था। वो हर बच्चे को ही होता है, बट इसका कुछ ज़्यादा ही मेजर था। हम डिस्चार्ज भी हो गया था, 2 दिन बाद भी उसका जॉन्डिस ठीक नहीं हुआ। फिर उसको हमने दोबारा एडमिट कराया था और फिर 10 डेज़ वो हॉस्पिटल में ही रहा था। यहाँ तक कि उसका जॉन्डिस आ गया था कि डॉक्टर ने बोला था अगर कंट्रोल नहीं हुआ तो हम पूरी बॉडी का ब्लड चेंज करेंगे। तो वो मतलब शुरू से ही चीज़ें प्रॉब्लम में आती रही और उसका रीज़न कहीं ना कहीं ये था कि स्ट्रेसफुल प्रेगनेंसी थी, तो वाज नॉट गुड एट ऑल। एंड मतलब लड़ाई झगड़े हमारे घर में होते ही रहते थे। फिर उसके बाद जब हुआ, वो पैदा हुआ 2-2.5 महीने बाद हम मतलब फॉर अ चेकअप गए कि अब बच्चे को, क्योंकि वैक्सीनेशंस भी होती हैं, तो वो दिखाना था डॉक्टर को। तो डॉक्टर ने ऐसे उसकी जैसे आई को देखते हैं मतलब बॉल और कलर्स दिखाया, तो उसने कुछ रिएक्ट नहीं किया। अच्छा। एट दैट टाइम मुझे डॉक्टर ने फर्स्ट इंडिकेशन दिया था कि इसमें कुछ प्रॉब्लम है, कि बच्चा आई मूवमेंट नहीं कर रहा है, मैं कुछ दिखा रहा हूँ। तो तब मुझे एट दैट टाइम लगा कि कुछ आईज़ में तो प्रॉब्लम नहीं है, कुछ देखने में तो प्रॉब्लम नहीं आएगी या कुछ ब्लाइंडनेस तो नहीं है। तो वो चीज़ का मुझे फिर थोड़ा सा डर लगा। लेकिन लेटर ऑन फिर जब इसने आईज़ मूवमेंट करने लग गया और सब कुछ होने लगा, तब थोड़ा सेटिस्फेक्शन मिला कि ठीक है। फिर सारी चीज़ें डिले होती गई, क्योंकि उससे पहले मैंने अपने घर में भी अपने मतलब मेरे सिस्टर के बच्चे भी हैं, तो सबका देखा कि ऑन टाइम सब कुछ हो रहा है। कि मतलब बैठना भी लेट शुरू हुआ, चलना भी लेट शुरू हुआ, मतलब डिले ही था। फिर उसके बाद दोबारा ऐसे डॉक्टर को मैंने दिखाया था जब ये 1 ईयर क्रॉस कर चुका था। तब मुझे डॉक्टर ने ये इंडिकेशन दी थी कि देयर इज सम प्रॉब्लम। अभी हम भी जज नहीं कर सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। हाँ, तब तक गर्दन संभाल ली थी। अच्छा। लेकिन बैठने नहीं लगा था प्रॉपर। अच्छा। 1 साल की एज में भी प्रॉपर सिटिंग नहीं थी। गर्दन तो संभल गई थी लेकिन प्रॉपर सिटिंग नहीं थी। वॉक तो दूर की बात है, जब बच्चा बैठेगा ही नहीं। जबकि नॉर्मली मैंने देखा तब कि आपको पता चल गया था कि ऑटिज्म है? नहीं, तब मुझे डॉक्टर ने ये इंडिकेशन ज़रूर दिया था कि देयर इज़ सम प्रॉब्लम, कि सब चीज़ें डिले हो रही है, बट हम भी जज नहीं कर सकते कि इसके साथ क्या प्रॉब्लम है। अब अभी से 3-4 महीने और ऑब्जर्व करो, मतलब एट द एज ऑफ 1.5 साल की एज में हम जज कर पाएंगे एक्चुअल में इसकी प्रॉब्लम क्या है। फिर उसके बाद इसने क्रॉल करना शुरू किया। वो भी इसने 1.4 में स्टार्ट किया, मतलब 1.5 साल ऑलमोस्ट हो गए थे, तो उसने क्रॉलिंग तब शुरू की थी। फिर तब भी थोड़ा सा था कि 1.5 साल का हो गया, अब क्रॉल कर रहा है, चलेगा कब। फिर उसको जब मैंने दिखाया था तो ही वॉज 1.8। ओके। तब मुझे डॉक्टर ने ये बता दिया था कि देयर इज़ एन ऑटिस्टिक, बट ये माइल्ड है। अच्छा। अगर आप इसको अभी कवर कर लोगे तो ठीक रहेगा, अदरवाइज देयर विल बी प्रॉब्लम फॉर यू एंड फॉर द चाइल्ड ऑल्सो, कि ये आगे ग्रो नहीं कर पाएगा। सेकेंडली कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती थी मतलब फैमिली में, तो जब ये पैदा हुआ मेरे हस्बैंड के बीच में लड़ाई होना इसको लेकर ही होती थी। तो हम थोड़ा इसका स्क्रीन टाइम ऑन रखते थे कि इसको दिखा दिया। तो कहीं ना कहीं वो डॉक्टर से भी मुझे मतलब सुनने को आता था कि आपने स्क्रीन टाइम क्यों ऑन रखा है, आप बच्चों को आप स्क्रीन टाइम दोगे तो नॉट वो। तो मैं बोलती थी कि सिचुएशन ही ऐसी होती थी, बिकॉज
हम लड़ रहे हैं, बच्चा कौन देखेगा। तो उस टाइम पर आप साथ में थे? हाँ, मैं साथ में थी, बट मैंने मतलब 1.5 साल के बाद ही अपने हस्बैंड को छोड़ दिया था। मतलब उन्होंने मुझे छोड़ दिया, मैंने उन्हें छोड़ दिया। उन्होंने एक्सेप्ट किया कि नहीं कभी नहीं, बच्चे को? एक्सेप्टेंस बच्चे को तो लेटर ऑन थी, बट वैसे ही प्रॉब्लम्स बहुत थी। मतलब मैरिज वॉज नॉट सक्सेसफुल। तो मैं प्योरली ये ब्लेम नहीं दूंगी कि बच्चे को एक्सेप्टेंस नहीं, तो पहले से इशू चल रहे थे, फिर बच्चे में भी दिक्कतें देखी उन्होंने। प्योरली अरेंज मैरिज? हाँ, इट वाज प्योरली, एंड इट वाज इन रिलेशन एक्चुअली। ओके। मतलब कोई दूर के रिलेटिव्स में ही हुई हुई थी, मतलब नोन ही थे, बट स्टिल इट डिडंट वर्क फॉर अस। राइट। तो वो चीज़ प्रॉब्लम थी। तो उसके बाद जब आपने आफ्टर 1.5 ईयर इतना बड़ा स्टेप लिया, तो अब आपके साथ कौन है, किस तरीके से आप संभालते हैं? मैं अपने पेरेंट्स के साथ रहती हूँ, मैं, मेरे मतलब मम्मी पापा और मेरा बेटा। तो बच्चा सारे दिन की क्या रूटीन है इसकी? वो अब उसकी रूटीन अब तो बहुत बेटर हो गई है। जब हमने मतलब शुरू में पता चला था, थेरेपी स्टार्ट करवाई थी, तो पहले इसका स्क्रीन टाइम बंद किया। जब इसका स्क्रीन टाइम बंद किया था 3-4 महीने, तो उसको बहुत दिक्कत हुई थी। मतलब ही वाज लाइक ही स्टार्ट हिटिंग हिमसेल्फ। अच्छा। कभी खुद को मारना, कभी दूसरों को मारना। मतलब वो बहुत ज़्यादा मेसी सा इन्वायरमेंट होता था, और बहुत ही ची मतलब लगी रहती थी। लेकिन उस साइड पे पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया। मतलब वो नहीं होते तो तो अभी आप कैसा रूटीन रहता है आपका खुद का? वर्किंग हो और संभालते हो खुद ही? राइट। आई कैन रियली अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम, बिकॉज मैं इन चीज़ों से खुद निकल रही हूँ और मैं खुद ये चीज़ फेस कर रही हूँ। मुझे पता है कि कितनी तकलीफ़ होती है, और बीइंग अ सिंगल पेरेंट इट्स वेरी वेरी डिफ़िकल्ट टू सर्वाइव लाइक दिस। तो आपका कोई फ्रेंड सर्कल है कोई? हाँ, मतलब है, फ्रेंड सर्कल तो है, बट वही होता है कि मतलब आप कितना ही किसी से शेयर कर लोगे। जो आपकी फैमिली कर सकती है वो कोई नहीं कर सकता। कोई नहीं कर सकता। सोसाइटी ने कभी आपकी कभी मदद करी? नहीं, एज इन कोई हेल्प किसी से नहीं मिलती है। तो आपको ही करना है जो करना है। आपका जो बच्चा है वो आप देख सकते हो, या आपके पेरेंट्स कर सकते हैं, और आपकी कोई हेल्प नहीं करेगा। ये मैंने फील किया कि आपको खुद ही यू हैव टू एक्सेप्ट इट जो भी है, और आपको ये मतलब किससे एक्सपेक्ट भी नहीं करना चाहिए कि कोई आपकी हेल्प करने आएगा। क्योंकि अनटिल अनलेस जब तक किसी पे बीतती नहीं है, वो ये चीज़ समझता नहीं है। और ये दिस इज़ द फैक्ट कि आपको सोशली भी लोग तब तक नहीं समझेंगे जब तक उनके खुद के ऊपर नहीं बीतेगी कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। तो जो उस दर्द से नहीं निकला होगा उसको वो दर्द समझ में भी नहीं आता। करेक्ट। और इट इज़ नॉट लाइक कि हम किसी के लिए बोले, कोई हमारे लिए भी ये चीज़ बोल सकता है कि जब तक किसी की पेन हमें भी समझ नहीं आएगी, हम वो पेन नहीं समझ सकते। बिल्कुल नहीं समझ सकते। हाँ, बट हम जिस पेन से निकल रहे हैं, मैंने ये देखा, मैंने बहुत सारी स्टोरीज़ कवर करी, और सबकी कहानी बहुत डिफरेंट है, बहुत अलग है, बहुत पेनफुल है। और इतनी पेनफुल स्टोरीज़ हैं जहाँ पर मैं ये समझती हूँ कि ये इतना बड़ा सब्जेक्ट है स्पेशल चाइल्ड का और पेरेंट का। सबसे बड़ी बात आती है कि पेरेंट्स आर ऑलवेज अंडररेटेड। करेक्ट। कि पेरेंट्स के बारे में कोई सोचता तक नहीं है कि क्या पेरेंट को भी मदद की ज़रूरत है। बच्चे की, अगर हमने दिव्यांगजन की बात कर रहे हैं, तो क्या दिव्यांगजन को संभालने वाले जो पेरेंट हैं उनके बारे में क्या स्कीम निकाली है, उनके बारे में क्या सोचा है? क्या अगर वो जॉब नहीं कर सकता तो खाएगा कमाएगा कहाँ से? वो रोटी कहाँ से चलाएगा और उसका घर कैसे चलेगा? आपको बताइए, मतलब मेरा भी जैसे कोर्ट में केस चल रहा है फॉर हिज मेंटेनेंस एंड फॉर माय डिवोर्स ऑल्सो। यहाँ का लॉ इतना स्ट्रांग नहीं है कि आपको इमीडिएट एक्शन मिल जाएगा। मैं 3 साल से केस लड़ रही हूँ, अभी तो कोई सोल्यूशन नहीं है, नथिंग। और उसके ऊपर से आपको अपना बच्चा भी देखना है, आपको नौकरी भी करनी है, बिकॉज अगर आप नौकरी नहीं करोगे तो बच्चा कहाँ से पालोगे? बिल्कुल ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट की साइड से जैसे बहुत सारी स्कीम्स है, लाइक लोग बोलते हैं UDID कार्ड बनवा लो, पेंशन भी आएगी, ये भी आएगा, सब कुछ आएगा। पेंशन 2,500 रुपये, और वो भी उसके लिए बहुत धक्के खाने पड़ते हैं। उसके लिए भी बहुत धक्के खाने पड़ते हैं। मुझे पता है कि पेंशन के लिए कितने जूते रगड़ने पड़ते हैं। पेंशन तो अभी मैं वहाँ पहुँची नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक UDID कार्ड के लिए बात कर रही हूँ कि मैंने मतलब एक रिपोर्ट, जबकि एक बच्चे के साथ दिक्कत है, उस रिपोर्ट के लिए मैंने 1 साल चक्कर काटे हैं हॉस्पिटल्स के, 4-4, 3-3, 5-5 बारी अपॉइंटमेंट, कभी किस हॉस्पिटल कभी किस हॉस्पिटल। और आपको वो मतलब ये मतलब इफ़ यू आर मतलब आप ये अगर आगे दिखा रहे हो तो कि मेरी गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट है कि अगर एक चीज़ एक डॉक्टर ने, मतलब मैं आपको बताती हूँ, डॉक्टर प्रवीण सुमन सुना होगा आपने, शी इज़ वन ऑफ द फेमस डॉक्टर जो सिर्फ ऑटिस्टिक की है।
अगर उनकी रिपोर्ट मेरे पास है तो एक्चुअल में मेरे बच्चे में दिक्कत होगी ना, बट अगर आप वो रिपोर्ट देख के भी मुझे 5 बारी 6 बारी चक्कर हॉस्पिटल के कटवाओ, दैट डजंट मेक एनी सेंस। पहले बच्चा नहीं जाता सोशली कहीं पे, वो टिकता नहीं है, उसको भी साथ लेकर जाना, उसको भी दिखाना, वो भी एक इशू है कि हम कैसे करेंगे, क्योंकि असेसमेंट बच्चे की होना है, बच्चा ही नहीं साथ जाने को कोऑपरेटिव ही नहीं है। तो वहाँ पे आके थोड़ा सा गवर्नमेंट को या थोड़ी सी अपनी पॉलिसीज चेंज करनी चाहिए कि अगर हम बता रहे हैं कि दिक्कत है तो दिक्कत है, आप उसको 1 या 2 स्टेप में कवर कर दो ना, 5-5 6 स्टेप्स क्यों लगवाने हैं। और ऐसे स्पेशल चिल्ड्रन के साथ तो कवर करनी क्या, उनको बल्कि टाइम देके उसी टाइम पर बैठना चाहिए, उसी टाइम पे क्लियर करें। करेक्ट, हाँ, लेकिन डिलेज नहीं चलते हैं। अभी आज असेसमेंट हुई है, कल आपको आना है, फिर दोबारा आना है, आपको इस दिन रिपोर्ट मिलेगी, उस दिन वो कोई सेंस नहीं बनता। कोई सेंस नहीं बनता, कोई बिल्कुल सेंस ठीक बोल रहे हो आप, क्योंकि ये धक्के मैंने खाए हैं और मुझे भी पता है मेरा UDID कार्ड बना नहीं हुआ है, उसके लिए 8-8 महीने 10-10 महीने से मेरी अभी इन प्रोसेस चल रही है एप्लीकेशन। वेटिंग बहुत लंबी है, वेटिंग चल रही है 1 साल से कि वेटिंग चलती जा रही है। इन प्रोसेस है कि एप्लीकेशन का कब नंबर आएगा कुछ पता नहीं है। और उस कार्ड के जो भी बेनिफिट्स हैं मिलेंगे तो तब जब कार्ड बनेगा, पहले आप कार्ड की इतनी लंबी वेटिंग दे दोगे तो तब तक तो बच्चे की एज निकल जाएगी, स्कूल में एडमिशन कैसे कराएंगे। बिल्कुल ठीक है, गवर्नमेंट ने कुछ स्कूल्स दिए हैं कि जो ऑटिस्टिक बच्चों को या जो कोई भी डिसेबल्ड बच्चा है उसको ले रहे हैं, मतलब उन्होंने कुछ प्राइवेट स्कूल्स में नाम दिए हैं कि ये बच्चों को देंगे, शैडो जाएगी, बट उसके साथ शेडो जाएगी। प्लस वहाँ पे भी माहौल अच्छा नहीं है। आई हैव स्पीकन मतलब स्पोक टू फ्यू पीपल पेरेंट्स है, उन्होंने ये चीज़ें बताई हैं कि वहाँ पे हमें भी पूरा ड्यूरिंग स्कूल टाइमिंग्स पेरेंट को बैठना पड़ता है टू सेटल द चाइल्ड। वहाँ पे स्पेशल एजुकेटर नहीं है। ठीक है, बच्चे के साथ एक किसी ना किसी अगर रहना पड़ता है किसी को, तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ते हैं। तो क्या फिर वो फैसिलिटी ही क्या, बिल्कुल, जब हमें एक्स्ट्रा ही पे करना पड़ रहा है तो फिर। अभी एक पेरेंट पहले गई 50,000 रुपये महीने का, खुद बताया उन्होंने, 35,000 रुपये यहाँ पे, देन उसके बाद 18-19,000 13,000 रुपये फीस स्कूल की, उसके अलावा शैडो, उसके अलावा हेल्पर। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, 50 से 60,000 रुपये का खर्चा हो गया आपका महीने का, और उसका कोई वो नहीं है कि टाइमलाइन ही नहीं है। मेरी बात है कि कब तक बच्चा ठीक होगा, किस तरीके से थेरेपीज जो चल रही हैं, किस तरीके से कितना फ़र्क पड़ेगा उस बच्चे के ऊपर, ये डॉक्टर्स के पास भी कोई जवाब नहीं है। और जैसे बीइंग यू एंड बीइंग मी, जैसे हम तो सिंगल पेरेंट है, देखो मुझे आपका नहीं पता कि आप कैसे कर रहे हो कैसे नहीं, बट मैं अपने पेरेंट्स के लिए बोलती हूँ कि अगर वो नहीं होते तो मैं नौकरी नहीं कर पाती। उनका एक सपोर्ट है, साथ भी यही है। हाँ, तो वो पूरा दिन इसको रखते भी हैं, एंड दे आर ऑल्सो ओल्ड, स्टिल दे आर हेल्पिंग मी कि आपको करना है। एक एक्सेप्टेंस वो चीज़ गवर्नमेंट की और सोशली भी एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, क्योंकि हम अगर कहीं जाते हैं तो हमें थोड़ा सा वैसे ट्रीट किया जाता है साइड टाइप। बिल्कुल, इंक्लूजन आप अलग हो, सोसाइटी में इंक्लूजन नहीं है, अलग से देखिए, अलग नजर से देखा जाता है, नजरिया बहुत अलग हो जाता है, मतलब लोगों का भी, और फिर जो उनके पेरेंट्स होते हैं उनका भी, उनके साथ जो लोग होते हैं उनका भी, मतलब दे ट्रीट अस लाइक कि दे आर नॉट पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी। बट ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरे को ऐसा लगता है ऐसा नहीं होना चाहिए। और ऐसा कहने के लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं समाज में, सोसाइटी में, कि हम विकसित भारत बन रहा है और सोशल इंक्लूजन कर रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं, तो कहाँ है इंक्लूजन जब ये हमारे जैसे बड़े सेक्टर को इंक्लूड नहीं किया गया, जहाँ पे सिंगल पेरेंट्स अपने स्पेशल चाइल्ड को संभाल रहे हैं। तो आप ये समझिए कि विकसित भारत तो बन ही नहीं सकता जब तक आप हम जैसे लोगों को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो दिक्कत बहुत ज़्यादा है। आप उस विषय को, इसको बहुत ही गंभीर है, जिसको आपको सरकार को इस चीज़ में सोचना चाहिए कि सिंगल पेरेंट्स के बारे में क्या, उन पेरेंट्स का क्या जो कमा नहीं सकते हैं, जो घर में अगर उनके पेरेंट भी डिसेबल्ड है उनका क्या, वो लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ से कमाएंगे, और कहाँ से ऐसे बच्चे पढ़ेंगे। इन बच्चों के साथ बहुत एक्सपेंसिव है। लाइक आई एम टेकिंग सेशंस है, 25 सेशंस होते हैं जिसके आई एम पेइंग 18,000 पर मंथ। ठीक है, उसके अलावा अभी ही इज एट एज ऑफ 5, तो अभी तक डाइपर्स नहीं छूटे हैं, ठीक है, टॉयलेट ट्रेनिंग अभी मैंने स्टार्ट की है, बट इतनी जल्दी वो भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, दैट आई नो। तो उसके अलग एक्सपेंसेस, फिर कपड़ों के अलग एक्सपेंसेस, फिर फूड अलग एक्सपेंसेस है, क्योंकि ये वाले बच्चे जो होते हैं ना, हर चीज़ में बहुत चूजी होते हैं। लाइक इफ दे डोंट लाइक दिस तो वो नहीं खाएंगे, तो उनके लिए वो एक स्पेशल सा सब कुछ स्पेशली करना पड़ता है, बिकॉज दे आर स्पेशल। एग्जैक्टली। और तो वो एक्सपेंसेस भी उसी हिसाब से हमारे होते हैं, बट उतनी हमारी अर्निंग नहीं है जितने हमारे कैपेसिटी नहीं होती उतनी,
उतनी अर्निंग नहीं होती है, उसके हिसाब से एक्सपेंसेस इतने ज़्यादा होते हैं कि आप मैच नहीं कर सकते। मैच नहीं कर सकते और बिल्कुल। बीइंग अ सिंगल तो फिर और ज़्यादा दिक्कत आती है कि आपकी लाइफ में बिल्कुल इट्स अ क्लाउड वेयर यू कांट सी द नेक्स्ट स्टेप कि कहाँ जाना कहाँ है, किस तरीके से चलना है और क्या चलना है। बस ऊपर वाले के ऊपर छोड़ा है, बट सरेंडर मोड के साथ साथ आगे अर्निंग मोड भी चाहिए होता है और आगे स्टेपिंग मोड भी चाहिए होता है। तो वो चीज़ें जो हैं बहुत तकलीफ़ हैं उनकी, और इसमें हम लोगों को सल्यूशन चाहिए आपसे, बिकॉज़ ये एक बहुत ही जो इस चीज़ का विषय है ये बहुत ही गंभीर है। इस पे हमें ज़रूर कुछ ना कुछ सोचना चाहिए, सरकार को ज़रूर कुछ ना कुछ सोचना चाहिए। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि इसके बारे में आप लोग कोई नई स्कीम निकालिए या मदद कीजिए, सिंगल पेरेंट्स की मदद कीजिए, उन बच्चों की मदद कीजिए जहाँ पर नहीं अफोर्ड कर सकते हैं या जहाँ पर इतनी बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया में। तो इसको हमें आगे लेकर हम तक पहुँचिए। धन्यवाद। थैंक यू।